हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11th के मैथ्स के एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में पहुंच चुके हैं क्लास 10th को पास करते हुए, उनको एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि क्लास 10th की डिफ़िकल्टी लेवल और क्लास 11th की डिफ़िकल्टी लेवल में काफ़ी डिफरेंस है। क्लास 10th की परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो क्लास 11th में अपने परफॉर्मेंस को जज ना करें, क्लास 11th को उस बेसिस पे जज ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 10th में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट क्लास 11th में आके उनका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया। इसलिए क्लास 10th और 11th की डिफ़िकल्टी लेवल में काफ़ी डिफरेंस है। पर्टिकुलरली जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट लिया है वो डिफ़िकल्टी लेवल में काफ़ी डिफरेंस एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए अपना माइंड सेट अभी से आप प्रिपेयर कर लो कि क्लास 11th में अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है तो आपको काफ़ी वर्कआउट करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को समझने के लिए दिमाग खपाना पड़ेगा और कोशिश करते रहना पड़ेगा। इवन दो अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो भी आपको लगे रहना पड़ेगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा, और तभी वो टॉपिक धीरे धीरे आपकी समझ में आ सकता है और फिर आप उसके बेसिस पे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो आपकी पढ़ाई है वो स्मूथ तो नहीं होने वाली है, प्रॉब्लम तो आएगी ही। आज मैं क्लास 11th में एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक के टॉपिक पर बात करूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th में स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उसके फॉर्मूले का यूज कहाँ पर और कैसे करें। तो मैं पहले तो उस फॉर्मूले के डेरिवेशन को बताऊंगा कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। अब प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट सीधा कहते हैं कि सर फॉर्मूला डिराइव करने की क्या ज़रूरत है, हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं और इसके बेसिस पे सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो उनको तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई ये वैसे ही बात हुई जैसे मैं कहूँ कि भाई खाना बनाने की ज़रूरत क्या है, सीधा खाना खा लो, बनाने की क्या ज़रूरत है। जब जंगल में हम रहते थे तो सीधा खाना खाते थे, तो अभी भी खा लो, और वैसे भी खाना बनाने में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके लॉस हो जाते हैं, तो सीधा खा लिया करो। बनाने की फिर क्या ज़रूरत है। बनाने से हमारा बॉडी एक कंफर्ट जोन में आ जाता है, फूड हमारे लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, और साथ ही हम उसमें अपने स्वाद के लिए कुछ चीज़ें ऐड भी करते हैं तो खाने में भी अच्छा लगता है। सेम वही चीज़ मैं फार्मूला डेरिवेशन के लिए भी बोलूँगा कि जब हम फार्मूला डिराइव करते हैं तो हमारा माइंड जो है एक कंफर्ट जोन में आ जाता है, चीज़ों से हम रिलेटेड हो जाते हैं, हमें पता लगता है कि भाई ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे इसका यूज करना है। मतलब हम टर्म्स वगैरह से फैमिलियर हो जाते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, एलियनेशन की फीलिंग नहीं आती है। और नहीं तो अगर सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो फिर पता ही नहीं चलता कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है। तो फार्मूला डिराइव करने से एक तो होता है कि जो हम बोलते हैं ना ज़मीन से जुड़ जाना, तो वो बेस से हम जुड़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट से हम जुड़ जाते हैं, और वो हमारी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। और वैसे भी अगर किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन उन कॉन्सेप्ट से हो रहा है जो हमने लोअर क्लास में पढ़ लिया है, तो फिर उस फॉर्मूले को डिराइव कर लेना चाहिए। अगर किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन हायर क्लासेस के कॉन्सेप्ट पे हो रहा है तो ठीक है, उसे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डेरिवेशन लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट पे है तो उसे हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। उससे जो है हमारा माइंड कंफर्ट जोन में आ जाएगा और उसका यूज करने में हमें आसानी होगी, और ये हमारी थिंकिंग एबिलिटी को भी बढ़ाएगा। ये हमें बताएगा कि कैसे लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट को डेवलप करके हमने आगे के फॉर्मूले को डिराइव किया है। तो मैं आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जो भी फॉर्मूले यूज हैं उनके वो कैसे डिराइव हुए हैं लोअर क्लास के कॉन्सेप्ट का यूज करके, वो मैं बताऊंगा।
तो सबसे पहला सेट ऑफ हमारा फॉर्मूला है दो एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट किया है। मतलब मान लो हमारे पास दो एंगल है अल्फा एंड बीटा, तो इन एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे रिलेटेड है वो हम डिराइव करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा, वो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का साइन अल्फा प्लस बीटा, वो उसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये देख रहे हो दो एंगल के एडिशन का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, वो इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे रिलेटेड है, जो कि साइन और कोसाइन फंक्शन के टर्म्स में। तो हम देख रहे हैं वो कैसे रिलेटेड है, तो हम इसको डिराइव करेंगे कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट से, और फिर इसी बेसिस पे, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है, और फिर इस फार्मूले का यूज करते हुए हम बाकी फार्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रिलेशन है इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे रिलेटेड है उसको डिराइव करेंगे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पिछले 10th क्लास में हमने उसको ट्राइंगल के लिए देखा था, अब इसको हम सर्कुलर फंक्शन के फॉर्म में देखेंगे। मतलब इन एंगल को हम एक सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इनका रिलेशन देखेंगे। तो सबसे सिंपल केस लेने के लिए मैं एक यूनिट सर्कल बनाता हूं। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 है। तो ये मेरा एक यूनिट सर्कल है, मतलब इसका रेडियस 1 है, और इसमें मैं एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो सपोज इस सर्कल का सेंटर O है, ओरिजिन। मैं ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करता हूं और इसे मैं एक्स एक्सिस का नाम देता हूं। फिर ओरिजिन से मैं ओरिजिन से एक और लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और इसे मैं वाई एक्सिस का नाम देता हूं। अब एंगल्स को इस सर्कल में मैं रिप्रेजेंट करूंगा और फिर फॉर्मूले को डिराइव करूंगा। तो सपोज ओ ए एक पॉइंट है जहां सर्कल एक्स एक्सिस को कट करता है, तो ओ ए सर्कल का रेडियस हुआ। जब हम इस ओ ए रेडियस को सर्कल पे रोटेट करते हैं तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन हम पहले ऑब्टेन कर चुके हैं, पीछे के एक्सरसाइज में उसे पढ़ चुके हैं। अब इसके बेसिस पे जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं उसको हम डिराइव करेंगे। तो सपोज ए मूव होके किसी पॉइंट बी पे आ जाता है, ये तो ये भी सर्कल का रेडियस है, ये ध्यान रखना, ये यूनिट रेडियस है, मतलब इसकी लेंथ 1 है, और ये एंगल जो है सेंटर पे अल्फा बनाता है। फिर मैं इसे थोड़ा सा और रोटेट करता हूं। सपोज इसको मैं रोटेट करके पॉइंट सी तक ले आता हूं। रोटेशन मैंने कितना किया, ये बीटा मैंने रोटेशन किया। तो टोटल रोटेशन कितना हो गया, ये जो टोटल रोटेशन हो गया, तो टोटल रोटेशन हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा। अब मैं अल्फा प्लस बीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका रिलेशन इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करना चाहता हूं, जैसा कि एक फॉर्मूला मैंने बताया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल के ट्राइंगल बनाते हैं। तो बी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पे, ये सपोज वो एम पॉइंट पे मीट करता है। इसी तरह से जो बीटा एंगल वाला ट्राइंगल है ओ बी सी, तो उसमें सी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बी पे, जो कि ओ बी को एन पे मीट करता है। अब अल्फा प्लस बीटा एंगल के लिए सी से मैं एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और सपोज ये पी पॉइंट पे मीट करता है। तो ये हमारे सारे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बन चुके हैं जिसमें हमारा जो कंसर्न एंगल है वो आ रहा है। अब इस बेसिस पे हम इनके बीच रिलेशन फॉर्म करेंगे।
सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का निकालना चाह रहा हूं, और वो होगा इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा किस ट्राइंगल में आएगा? तो अल्फा प्लस बीटा जो एंगल है वो ट्राइंगल ओपीसी में है, तो ओपीसी में मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। तो देन इन ट्राइंगल ओपीसी, ओपीसी ट्राइंगल में हम देखते हैं, तो ओपीसी ट्राइंगल में हमारे पास आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ओपी अपॉन ओसी। ओसी रेडियस ऑफ द सर्कल है, जो जिसको कि मैंने यूनिट मतलब 1 लिया है, तो इसकी जगह 1 रख दूंगा, तो ये आ जाएगा ओपी। ओपी हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया है। अब क्योंकि इसे मुझे इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट करना है, तो इंडिविजुअल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आउटलाइन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मुझे ओपी पता चल गया, ये वाली लेंथ, तो मैं कैसे इंडिविजुअल एंगल से रिलेट करूं? तो मुझे यहाँ पे एक आइडिया दिख रहा है। सपोज ये सीपी पॉइंट जो है वो ओबी को कट कर रहा है क्यू पे। तो अगर मैं ट्राइंगल ओपी क्यू और ओ एम एन को देखूं, तो ये क्लियरली जो है सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, क्योंकि एक एंगल कॉमन है। एंगल यहाँ पे पी पे जो ये जो सीपी लाइन है एक्स पे परपेंडिकुलर है और बीएम भी एक्स पे परपेंडिकुलर है, मतलब दूसरा एंगल भी 90 डिग्री है। तो इन दो ट्राइंगल में अगर मैं कंपेयर करूं, तो एक एंगल अल्फा कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री है। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल का यूज करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूं रिलेशन, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल एंगल आ जाएगा। अब इसके लिए जो रिक्वायर्ड टर्म्स है वो मैं फाइंड आउट करता हूं। तो ओपी तो मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा मिल गया है। अब जो दोनों ट्राइंगल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, दोनों ट्राइंगल के डिफरेंट साइड्स हैं, उसको मैं फाइंड आउट करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में, और फिर हमारा जो है रिलेशन आ जाएगा। अब ओपी आ गया, अब मैं ओ एम फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो ओ एम किस ट्राइंगल में मिलेगा? तो ओ एम बी में मिलेगा। तो इन ट्राइंगल ओ एम बी, तो ट्राइंगल ओ एम बी में हमारे पास जो है एंगल है अल्फा है, तो इस टर्म्स में हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ओ एम बाई ओ बी। अगेन ओ बी रेडियस ऑफ द ट्राइंगल है, जिसको मैंने यूनिट लिया है, तो ये ओ एम के इक्वल आ जाएगा। तो ओ एम आ गया है मेरे पास कॉस अल्फा। अच्छा, अब उसके बाद ये दो साइड्स तो आ चुकी हैं। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो मुझे एक पेयर ऑफ साइड्स के बारे में और पता करना होगा, तभी मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। अच्छा, अब मुझे ओपी और ओएम तो पता चल चुका है। अब मैं ये वाली साइड भी यूज कर सकता हूं, पी क्यू और बी एम, बट उससे जो है इस रिलेशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। तो उसके लिए थर्ड साइड को कंसीडर करता हूं, ओ क्यू और ओ बी। ओ बी तो रेडियस है, वो मुझे 1 पता है। अब मुझे ओ क्यू के बारे में फाइंड आउट करना है। अब मुझे ओ क्यू की वैल्यू चाहिए इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। वो मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं? तो उसके लिए मुझे राइट ट्राइंगल ओ एन सी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, ओ एन की वैल्यू निकाल लेता हूं। उसके बाद मैं क्यू एन, ये भी राइट ट्राइंगल है, क्यू एन भी निकाला जा सकता है, और उन दोनों को माइनस कर देंगे तो ओ क्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले ओ एन निकालते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ओ एन सी में अगर हम देखें, तो हमारे पास कॉस बीटा इक्वल टू आ जाएगा, कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ एन बाय ओ सी। अगेन ओ सी जो है हमारा यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो ये इक्वल टू ओ एन आ जाएगी। तो ओ एन का वैल्यू कॉस बीटा आ गया। अच्छा, यहां से मैं साइन बीटा का फॉर्मूला निकाल लेता हूं। तो साइन बीटा मेरे पास हो जाएगा साइन बीटा इक्वल टू सी एन बाई ओ सी। अगेन ओ सी यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो ओ सी 1 होगा, तो साइन बीटा मेरे पास सी एन आ जाएगा।
अब अगर मैं ट्राइंगल ओ पी क्यू में देखता हूं तो ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। तो अब ये एंगल अल्फा आ चुका है, तो मैं क्यू एन की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में निकाल सकता हूं। तो इन राइट ट्राइंगल क्यू एन सी में अगर हम देखें तो हमारे पास इस केस में सी एन की वैल्यू बीटा के टर्म्स में पता है, तो सी एन की हेल्प से निकाल लेता हूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स क्यू एन बाय सी एन। क्यू एन बाई सी एन, सी एन मेरा साइन बीटा है, तो क्यू एन बाई साइन बीटा। तो इस तरह से मेरे पास क्यू एन की जो वैल्यू है वो आ गई tan अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये क्यू एन आ गया। अब हम ओ क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओ क्यू इक्वल टू होगा ओ एन माइनस क्यू एन। ओ एन की वैल्यू मेरे पास कॉस बीटा है और क्यू एन की वैल्यू tan अल्फा साइन बीटा है। तो ये मेरा ओ क्यू आ गया। नाउ अब ट्राइंगल ओ पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एम बी है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं अल्फा कॉमन एंगल है और ये जो एंगल पी और एंगल एम है वो 90 डिग्री के हैं। तो इससे हमारा रिजल्ट निकलेगा कि ओ पी अपॉन ओ एम इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ बी, ये आ जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट ओ पी की जगह पे मैंने लिख दिया कॉस अल्फा प्लस बीटा, ओ एम की जगह मैंने लिख दिया कॉस अल्फा इक्वल टू ओ क्यू आएगा कॉस बीटा माइनस tan अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय ओ बी। और ओ बी जो है हमारा वो यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो वो आएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन ऑब्टेंड हो गया। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू ब्रैकेट में कॉस बीटा माइनस tan अल्फा साइन बीटा। अब इसको हम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये पहला टर्म हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और tan अल्फा को मैं लिख दूं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो यहां से कॉस अल्फा कट गया और इसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कट गया साइन अल्फा साइन बीटा। और इस तरह से हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया है।